भारत मंडपम में आज 46वां विश्व धरोहर समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विश्व धरोहर बैठक का उद्घाटन। 150 देशों में 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि लेंगे भाग। हंगामेदार होगा बजट सत्र, सरकार और विपक्ष ने कसी कमर। सदन में सुनाई देगी कई बड़े मुद्दों की गूंज। बजट में लेबर इंसेंटिव सेक्टर के लिए घोषणाएं संभव। मनरेगा के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ सकता है खर्च। गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में कट सकते हैं आपके 20 विधायकों के टिकट। विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी लेगी बड़ा फैसला। मानसून की रसोई पर मार। दिल्ली में टमाटर 100 रुपए किलो। हरी सब्जियां भी हुई महंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 23 जुलाई को मोदी कैबिनेट 3.0 का पहला आम बजट पेश होने वाला है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इसको लेकर हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। आम जनता से लेकर उद्योगपतियों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। आम जनता सरकार से इनकम टैक्स में राहत चाहती है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ तो ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है और इससे सीधे तौर पर 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल प्रत्येक 10 साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अलाउंस की समीक्षा करती है, जिसके बाद वेतन आयोग गठित की जाती है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है, जिसकी घोषणा यूनियन बजट में की जा सकती है। बता दें कि 7वां वेतन आयोग का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में गठित किया गया था। बजट को लेकर हर सेक्टर को बड़ी उम्मीदें। मोदी कैबिनेट 3.0 का पहला आम बजट। और मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित चीज़ों आपको हम बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ वो चीज़ें जो इस बार के बजट में खास हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कृषि वृद्धि दर को तेज करने के उपायों की भी घोषणा हो सकती है। और ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर भी ऐलान संभव है। तो मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित चीज़ों की ये आम बातें आपको हम बता रहे हैं। और मनरेगा के कार्य दिवस से बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है। और आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है। खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। और उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है। हाउसिंग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है। पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। और ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है। पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। और श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता भी दी जा सकती है। एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। और ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या 10 बड़ी उम्मीदें हैं जो लगा रखी हैं लोगों ने इस बार के खास बजट में। आप देखिए, सबसे पहले अगर बुलंद भारत की हम बात कर लें तो 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप जो है वो सामने आ सकता है और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का बजट खाका खींचेगा और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता बताएगा ये नया बजट। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए, विकास पर फोकस होगा। विकास पर फोकस के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा और पूंजीगत खर्च और बढ़ाना, इंडिया शाइनिंग, विनिवेश की तेज रफ्तार और आर्थिक वृद्धि दर में तेजी, बजट घाटे में कमी, रक्षा, आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर जोर, जय किसान, कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं, किसान सम्मान निधि में वृद्धि, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना, मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करना। तो ये सारी बड़ी उम्मीदें हैं जो इस बार के बजट से लोगों ने लगाई हुई हैं, लेकिन इन उम्मीदों में से कितनी पूरी हो पाती हैं देखना बहुत अहम होगा। कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करना होगा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बुजुर्गों को रेलवे यात्रा में छूट की बहाली हो सकती है। तो इस बार के बजट पे ये खास ऐलान संभव है। साफ हवा और साफ ईंधन उपलब्ध कराने पर जोर भी हो सकता है। तो ये 10 बड़ी उम्मीदें जो इस बार के बजट से आम लोगों ने लगा कर रखी हैं, लेकिन किस हद तक इन उम्मीदों को पूरा किया जाता है इस बजट में देखना बहुत खास होगा। और देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से फाइनेंसिंग और टैक्स इंसेंटिव में कुछ रियायतों की उम्मीद है। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम को उम्मीद है कि आगामी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाएगा। इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से रियल एस्टेट कंपनियों के लिए बैंक फाइनेंसिंग आसान और सस्ती हो जाएगी। एसोचैम जल्द प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू करने की मांग भी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से फाइनेंसिंग और टैक्स इंसेंटिव में कुछ रियायतों की उम्मीद है। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम को उम्मीद है कि आगामी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाएगा। इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से रियल एस्टेट कंपनियों के लिए बैंक फाइनेंसिंग आसान और सस्ती हो जाएगी। एसोचैम जल्द प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू करने की मांग भी कर रहा है। We expect the long-awaited industry status for the real estate sector. This will help us grow and develop sector. Next, we need a single window clearance system for quick project approvals. जानकारों के मुताबिक हाल के दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखी गई है, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ लग्जरी या हाई एंड सेगमेंट में हुई है। किफायती घरों के सेगमेंट में धीमी ग्रोथ इंडस्ट्री के लिए बड़ी चिंता है। कुछ जानकार मांग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव और किफायती और कम लागत वाले घरों के लिए फंड बनाना चाहते हैं। Reduce interest rates for people who are buying affordable houses, so that they can it becomes cheaper to them. It could be at state level, reducing stamp duties. So whatever it takes to improve consumption. And the other side is to give incentive for developers to go and construct affordable housing.
रियल एस्टेट सेक्टर चाहता है कि सेक्शन 24 के तहत कर छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, ताकि घर खरीदने वालों को और ज्यादा मदद मिल सके। घर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए CLSS यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम या इसी तरह की किसी योजना को फिर से शुरू करने की मांग भी विश लिस्ट में है। रियल एस्टेट सेक्टर देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वालों में शामिल है। 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस सेक्टर से जुड़े हैं। केंद्रीय बजट से पहले हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सरकार से इस सेक्टर में अहम बदलाव करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस और डिजिटल हेल्थ सेवाओं पर टैक्स को कम करे और आयुष्मान भारत के लिए बजट को और बढ़ाए। हेल्थ इंडस्ट्री इंश्योरेंस और डिजिटल हेल्थ सेवाओं पर लग रहे टैक्स से काफी परेशान है। पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस से डिजिटल हेल्थ सर्विसेज में काफी चेंज भी देखा गया है। एक्सपर्ट्स ने सरकार से इस सेक्टर में अहम बदलाव करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस और डिजिटल हेल्थ सेवाओं पर टैक्स को कम करे और आयुष्मान भारत के लिए बजट को और बढ़ाए। हेल्थ इंडस्ट्री इंश्योरेंस और डिजिटल हेल्थ सेवाओं पर लग रहे टैक्स से काफी परेशान है। पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस से डिजिटल हेल्थ सर्विस में काफी चेंज देखा गया है। Use of insurance in the 20th century, and now is the use of computer science and data science. Unfortunately, these streams are not seen as healthcare, and hence there's a lot more taxation that's been put on both health insurance and on digital health. I think that if we really want to pass on the benefit to the consumers, we need to really relook at this and understand how these are technologies that can make healthcare more equitable, and see medical insurance as well as digital health in more in a better light. हेल्थ एक्सपर्ट्स सरकार से योजना में प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के बजट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लगभग 13.44 करोड़ परिवार केंद्र की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हैं, जिसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था। One request would be to see how the budget allocation to Ayushman Bharat can be increased so that more number of hospitals are able to participate in the program. Today, the number of private hospitals that is participating is still very, very low, and government hospitals are clearly there. The reason for this is because of the right price points as well as the payment collection cycles has to be managed. जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, हेल्थ सेक्टर को उसका बेसब्री से इंतजार है। हेल्थ सर्विस इंडस्ट्री चाहती है कि हेल्थ पर खर्च को GDP के 2.5% तक बढ़ाया जाए। केंद्रीय बजट से पहले तमिलनाडु में मशहूर कांचीपुरम सिल्क साड़ियों को बनाने के काम से जुड़े लोग बिक्री बढ़ाने के लिए GST दरों में कमी की मांग कर रहे हैं। बुनकरों और हैंडलूम मालिकों का कहना है कि उन्हें रेशम और जरी जैसे खास कच्चे माल पर ज्यादा GST देनी पड़ती है, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में मशहूर कांचीपुरम बनाने के लिए GST दरों में कमी की मांग कर रहे हैं। बुनकरों और हैंडलूम मालिकों का कहना है कि उन्हें रेशम और जरी जैसे खास कच्चे माल पर ज्यादा GST देनी पड़ती है, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाता है। ஏனென்று சொன்னால் நமக்கு இப்போதைக்கு காஞ்சிபுரம் பட்டு இந்த தொழில் மிகவும் நலிவடைந்துள்ளது. இதற்கு ஊக்குவிக்கிறதுக்கு முக்கியமாக 2 விஷயங்கள் நம்ம மத்திய அரசாங்கம் செய்ய எதிர்பார்க்கின்றோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் GST கட்டுறது நாங்கள் இதில் சிரமம் என்ன சொல்லலை. என்னன்னா நாங்கள் பட்டுக்கு ஒரு 5% GST கட்டுறோம், ஜரிகைக்கு ஒரு 5% கட்டுறோம். அதே வேளையில் நாங்கள் பட்டும் ஜரிகையும் தனித்தனியாக வாங்கி நெசவாளிகிட்ட கொடுத்து அவர்கிட்ட உற்பத்திக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு கூலியை நாங்கள் கொடுத்து மொத்தமாக ரீட்டைலாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு கடையில் ரீட்டைல் கடைக்கு நாங்கள் கொடுக்கும்போது ஒரு 10,000 ரூபாய் ஒரு ஜரிகை வாங்குகிறோம், பட்டு வாங்குகிறோம் அப்படி சொன்னால் ஜரிகை ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறோம்னு சொன்னால் 20,000 ரூபாய்க்கு நாங்கள் GST கட்டுறோம். இப்போ பொதுவாக முகூர்த்த நாள் மட்டும்தான் வியாபாரம் நடக்குது. அதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே வியாபாரம் பட்டு சேலைங்க ஜனங்க வாங்கிக்கினே இருப்பாங்க. இந்த GST வந்ததுலேருந்து என்ன ஆயிடுச்சுங்க, மக்கள்கிட்ட பணப்புழக்கம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அதாவது முகூர்த்த நாள் மட்டும்தான் வியாபாரம் நடக்குது, மற்ற நாள்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. இதனால எங்களுக்கு வியாபாரம் மிக மிக அளவில் ரொம்ப கம்மியாக நடக்குது. பொதுவாக இதனால எல்லா தறிகாரங்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிடுச்சு.
कांचीपुरम साड़ी इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए सब्सिडी वाली बिजली की भी मांग कर रहे हैं। இந்த மாதிரி பட்சத்தில் எங்களுக்கால இந்த வியாபார ரீதியாக பார்க்கும்போது எங்களால் பெருசாக வந்துட்டு லாபங்களை வந்து பார்க்க முடியறதில்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு செலவினங்கள் அதிகமாகிடுது. அதனால் அரசாங்கம் எங்களுக்கு வந்துட்டு மின்சாரம் கொடுக்கறதுலையும் இல்லைன்னா ஒரு சோலார் பேனல் கொடுக்கறதுலையும் ஒரு சப்சிடி கொடுக்கணும். அதே நேரத்தில் இந்த பட்டு புடவை கைத்தறி பட்டு புடவைன்னு வாங்குறவங்களுக்கு ஐடியில் எக்ஸிபிஷன் கொடுத்தாக்கா நிறைய பேர் அதை எடுக்கிறதுக்கு, ஏன்னா பட்டு புடவைன்றது வந்து ஒரு லக்ஸரி ப்ராடக்ட் தான். இதை வந்து லக்ஸரியில் வசதியானவங்க தான் நிறைய வாங்குவாங்க. அந்த பட்சத்தில் இதுக்கு ஒரு எக்ஸிபிஷன் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து பட்டு சேலை எடுப்பாங்க. அதனால் எடுக்கிறதால இந்த கைத்தறி இந்த சேலை வந்து நிறைய விற்பனையும் ஆகும். नई एनडीए सरकार का पहला बजट 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वे लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। आप सभी का स्वागत है। गुजरात में सूरत के हीरा व्यापारियों को उम्मीद है कि कच्चे हीरे पर 2% आयात शुल्क हटाने की मांग इस साल केंद्रीय बजट में मान ली जाएगी। ये मांग 3 साल पुरानी है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में सूरत के हीरा व्यापारियों को उम्मीद है कि कच्चे हीरे पर 2% आयात शुल्क हटाने की मांग इस साल केंद्रीय बजट में मान ली जाएगी। ये मांग 3 साल पुरानी है। सूरत डायमंड एसोसिएशन और सूरत डायमंड इंडस्ट्री की करीब 3 साल से मांग है कि जो रफ डायमंड ऑक्शन विदेशों में विदेशी कंपनीज माइनिंग कंपनीज द्वारा किया जाता है, उसमें उस बिड अगर लगने के बाद कोई मैन्युफैक्चरर भारत में अगर इंपोर्ट करता है तो 2% की इंपोर्ट लेवी लगती है उस पर, जो कि टैक्स के रूप में भारत सरकार द्वारा ली जाती है। तो रफ की वैल्यू पे 2% अलग से टैक्स देना ये काफ़ी महंगा पड़ता है और ये तैयार माल पे करीब 7 से 8% ऊपर इसकी प्राइस बढ़ा देता है। हीरा व्यापार केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स के लॉन्च के बाद व्यापारियों का कहना है कि हीरे के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। अब ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार आ रहे हैं। व्यापारियों ने अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की। आने वाला बजट में हम ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि ऑलरेडी एसटीबी स्टार्ट हो गया है सूरत डायमंड बोर्ड्स, उसमें सारा व्यापार भी चालू हो गया है। तो उसमें क्या है, वो बाहर आता है देश और दुनिया से, तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत कम है अभी। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश और दुनिया में इंटरनेशनल फ्लाइट का भी कनेक्टिविटी बढ़ा दिया जाए, ऐसी हम मांग करें कि टूक बजट में लेके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट मिले तो हमारा व्यापार में ठीक रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने 23 तारीख को लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। हीरा कारोबारियों को उम्मीद है कि बजट में उनके हितों से जुड़े उपाय भी होंगे। चंडीगढ़ के व्यापारियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में उनके हितों के उपाय होंगे। बजट इस महीने की 23 तारीख को पेश किया जा रहा है और व्यापारी संगठनों ने चंडीगढ़ व्यापार मंडल के जरिए सरकार से मध्यम वर्ग के कारोबारियों के माकूल उपायों के ऐलान की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ के व्यापारियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में उनके हितों के उपाय होंगे। बजट इस महीने की 23 तारीख को पेश किया जा रहा है। व्यापारी संगठनों ने चंडीगढ़ व्यापार मंडल के जरिए सरकार से मध्यम वर्ग के कारोबारियों के माकूल उपायों के ऐलान की अपील की है। पिछली बार तो जो बजट इंटर्म बजट आया था उसमें तो हमें कुछ नहीं मिला था। तो मेरी पहली तो यही डिमांड है कि जो मिडिल क्लास व्यापारी है, मिडिल क्लास व्यापारी के लिए बजट में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिस समय मिडिल क्लास व्यापारी है उसको कुछ नहीं मिलता। हमेशा मैंने बजट 2-3 बार देखा है, उसमें हमें मिडिल क्लास व्यापारी को नहीं ज़्यादा मिल रहा। तो एक तो उसमें कुछ ना कुछ सरकार को चाहिए कि मिडिल क्लास व्यापारी का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया जाए, और हमें ये उम्मीद भी है कि इस बार ऐसा बजट आएगा। व्यापारी संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के मुकाबले फिजिकल स्टोर में मुनाफा कम है, लिहाजा उन्होंने एक समान जीएसटी दर लागू करने की मांग की है। सरकार से अब के बजट में हमें काफ़ी उम्मीद है कि भाई ये बैलेंस
बजट लेके आएंगे। जैसे अब एक अपना बजट को एक बैलेंस होना चाहिए, कोई 14% है, कोई 18% है, कोई मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि व्यापारी भी या मतलब कि कोई भी उसको वो ना करे कि बिना बिल के ले, या एक बैलेंस होगा, उसको लगना ही लगना है। ऐसा बजट आ जाए तो सारे ही उसमें बैलेंस हो जाएगा। देखो सरकार को तो आ ही रहा है, मतलब कि रेवेन्यू आ ही रहा है, अगर बैलेंस होगा तो चोरी कम हो जाएगी। तो सरकार से ये चाहते हैं कि जो टैक्स लगा हुआ है उसको थोड़ा कम किया जाए, और जो हमारे मार्जिन है वो इस वक्त बहुत कम है। देखा जाए तो ऑनलाइन वाले जो हैं हमें काफ़ी टक्कर दे रहे हैं, और हमारे मार्जिन कुछ है नहीं और ऑनलाइन वालों के मार्जिन ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि टैक्स थोड़ा कम किया जाए और हमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए, जो कि ये नया टैक्स जो आने है, टैक्स के कारण जो नया बजट आ रहा है, तो हमें उम्मीदें हैं कि सरकार हमारे बारे में सोचेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस महीने की 23 तारीख को बजट पेश करने जा रही हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार बजट में उनकी मांगों पर ध्यान देगी। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंचकुला पुलिस का बड़ा एक्शन, स्पा सेंटर से छुड़वाई विदेशी युवतियां। पंचकुला के सेक्टर 20 में चल रहा था स्पा सेंटर से छुड़वाई करीब 4 से 5 लड़कियां और एसपी की अगुवाई में पुलिस द्वारा की गई रेड। एसएचओ सेक्टर 20 व महिला थाने की एसएचओ मौजूद रही। सेक्टर 20 के चोटिका स्पा सेंटर पर की गई थी रेड, और उन्होंने आपको बता दें कि यहाँ पर जो युवतियाँ सामने आई हैं उनकी ओर से अहम बातें भी कही गई। उन्होंने कहा कि हमसे यहाँ गलत काम करवाए जाते हैं। युवतियों ने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी पुलिस को सौंपी हैं। राजू नाम के युवक की अभी तलाश जारी है। सभी युवतियों को महिला थाने में रखा गया सुरक्षित। थाईलैंड की बताई जा रही हैं लड़कियां, और स्पा सेंटर से छुड़वाई गई करीब 4 से 5 लड़कियां। एसपी की अगुवाई में पुलिस द्वारा रेड की गई है। जम्मू कश्मीर के मेंढर के सखी मैदान में शनिवार को 3 दिनों तक चलने वाले बाबा सखी सरवर मेला शुरू हो गया है। मेले में शानदार दंगल समेत कई पारंपरिक चीजें देखने को मिल रही हैं। हजारों श्रद्धालु उस मेले में पहुंचे। उन्होंने दरगाह में मत्था टेक कर मन्नत मांगी। श्रद्धालु मेले के लिए किए गए खास इंतजामों के लिए प्रशासन की तारीफ करते दिखे हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर के सखी मैदान में शनिवार को 3 दिनों तक बाबा सरवर मेला शुरू हो गया। मेले में शानदार दंगल समेत कई पारंपरिक चीजें देखने को मिल रही हैं। हजारों श्रद्धालु इस मेले में पहुंचे और उन्होंने दरगाह में मत्था टेक कर मन्नत मांगी। श्रद्धालु मेले के लिए किए गए खास इंतजामों के लिए प्रशासन की तारीफ करते दिखे। आज पहला दिन है मेले का, बड़ी मुलाकात यहाँ पर तशरीफ लाई है, जिसमें पत्थर गट्टी उठाने वाले, बाजू पकड़ने वाले और कुश्ती करने वाले हज़रात आए हुए हैं। मेला लगा हुआ है, बर्फी, हर चीज़ का यहाँ इंतज़ाम है। इंतज़ामिया का भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तामर रहा है यहाँ पे। इस मेले के बारे में बहुत सुना पहले, बट पहली बार मैं फर्स्ट इस मेले में आया हूँ। मैं देखा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। इस मेले में काफ़ी सारे लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखी मैंने, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले में इन्वॉल्व हों। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैंने इसमें बहुत अच्छा रोल देखा। यहाँ पर हर किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या बाकी चीज़ें जो हैं बड़ा डिसिप्लिन वे में चल रहा है। मेले में स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं तो यहाँ कम से कम 40 साल से मेले में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जलेबी पकोड़े का काम कर रहा हूँ, और लिहाजा हम
हमें ये पीर बाबा की ज़ियारत भी है। हमें यहाँ से बहुत कुछ हम लेके जाते हैं। उनकी दुआओं के साथ हमें मालामाल, पैसे से भी मालामाल कर देते हैं पीर बाबा। लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से जम्मू कश्मीर की संस्कृति में दिलचस्पी रखने वाले देसी और विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में जुड़ सकते हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर श्रद्धालुओं ने से भरी सीएनजी कार में आग लग गई है और गंगा स्नान को जा रही कार सवार 9 श्रद्धालु झुलसे हैं। हादसे में 4 महिलाएं, 4 लड़कियां और 1 लड़का झुलसा। कार सवार श्रद्धालु जहांगीराबाद के अनूप शहर जा रहे थे और जहांगीराबाद से अनूप शहर के लिए जा रहे थे और वैन में ट्रक से टक्कर लगने पर सीएनजी में हुई थी लीकेज। सीएनजी लीक होने के चलते कार में आग लग गई। घायलों को सीएचसी में हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने पानी डाला, आग पर काबू पाया गया है। बुलंदशहर अनूप शहर मार्ग पर जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। वैन में ट्रक से टक्कर लगने पर सीएनजी में लीकेज हुआ था। सीएनजी लीक होने के चलते कार में लग गई थी आग और घायलों को सीएचसी से रेफर किए जाने की बात सामने आई है और घायलों को सीएचसी से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 4 महिलाएं, 4 लड़कियां और 1 लड़का झुलस गए। अनिल मीला बुलंदशहर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, कार सवार श्रद्धालु जहांगीराबाद से अनूप शहर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सीएनजी लीक होने के चलते आग लग गई। पूरी जानकारी क्या है? जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में अनूपसर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कि सीएनजी कार थी, उसमें सीएनजी लीक होने के कारण कार पूरी तरह से आग के हवाले हो गई और जिसमें जो 9 सवार जो लोग थे, जिसमें 4 बच्चे, 4 महिला और 1 लड़का पूरी तरह से झुलस गए। अगर बात की जाए झुलसे हुए, उनको नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया था, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर कराया। अगर तमाम जितने भी लोग हैं उनकी सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि कुछ लोगों की जो बताई जा रही है कि हालत कुछ इस तरह बनी हुई है जिसमें कि जो लोग हैं वहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना है कुछ लोग बच सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा लोग करीब 70-75% जो झुलसे हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक देखी जा रही है। हालांकि वक्त मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के बाद आग को स्थानीय लोगों के द्वारा बुझाएगा। बुझाने के बाद में गाड़ी को में से सभी लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बड़ी घटना थी, वो गंगा नहाने जा रहे थे। अगर बात की जाए जहांगीराबाद से अनूपसर मार्ग पर जब करीब 6-7 किलोमीटर गाड़ी निकली थी, उसी दौरान सीएनजी लीक होने की वजह से गाड़ी में भीषण आग लगी और आग लगने के बाद में ये दर्दनाक हादसा हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी सीएनजी कार में आग लग गई। बता दें कि ट्रक की टक्कर के बाद यहाँ में आग लगी थी और गंगा स्नान को जा रहे कार सवार 9 श्रद्धालु इस आग में झुलस गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, श्रद्धालुओं से भरी सीएनजी कार में लगी आग। गोंडा से खबर, सत्याग्रह ट्रेन में आग की अफवाह के चलते आधे घंटे तक रुकी ट्रेन। अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। खिड़की दरवाजे से कूदकर भागे हैं यात्री और दिल्ली से रक्सौल जा रही थी सत्याग्रह एक्सप्रेस। कर्नलगंज मैसापुर स्टेशन के बीच का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो कर्नलगंज मैसा के बीच का ये पूरा मामला अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खिड़की दरवाजे से कूदकर भागे हैं यात्री और आग की अफवाह के बीच आधे घंटे तक रुकी रही ट्रेन।
आम खबर आपको हम बता रहे हैं, कर्नलगंज मिर्जापुर स्टेशन के बीच का ये पूरा मामला बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिर्जापुर से खबर, गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है और सतेशगढ़ में स्थित है स्वामी गढ़ानंद का आश्रम। सुबह से गुरु पूजन के बाद सत्संग हॉल में पहुंचे भक्त भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सुबह से ही गुरु पूजन के बाद सत्संग हॉल में लगातार पहुंच रहे हैं भक्त। गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर, कलेक्शन एजेंट से तमंचे के बल पर लूट, अज्ञात बदमाशों ने की कलेक्शन एजेंट से लूट और फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट के बाद फरार बदमाश। एजेंट से 3 लाख मोबाइल लैपटॉप लूट कर बदमाश फरार। पुलिस सीसीटीवी की मदद से तलाश में जुटी हुई है। सैदनगली क्षेत्र के ढक्का फिरोजाबाद मार्ग का ये पूरा मामला बताया जाता है। एजेंट से 3 लाख मोबाइल लैपटॉप लूट कर बदमाश फरार हुए। मिर्जापुर से खबर, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की बड़ी कार्रवाई। 6 कर्मचारियों को मंडलीय अस्पताल से किया कार्यमुक्त। मंडलीय अस्पताल, महिला अस्पताल के कर्मचारियों का ट्रांसफर मंडलीय अस्पताल के समायोजित होने के बाद किया कार्यमुक्त। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं यूपी से किया संबद्ध। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मंडलीय अस्पताल को लेकर अहम खबर। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं यूपी से संबद्ध किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं, गर्भवती महिला की पीट कर हत्या की गई है और आपको बता दें कि हत्यारे सास ननद घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधार लिए पैसे न लौटाने पर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। 2.5 महीने की गर्भवती थी मृतक महिला। लसाड़ी गेट स्थित समर गार्डन का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सास ने और नंद ने दोनों ने मिलके मारा था। इसको मारा है? मेरी बहन को, और मुझे भी मारा था। पर उसकी वो 2.5 महीने पेट से थी, इसलिए उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो आज क्या हुआ था? लात घूंस जो भी मारा वो बता। आज क्या हुआ था? आज तो वो मार के चली गई, भाग गई घर से, मारपीट करके छोड़ के चली गई थी। कौन लोग हैं जिनसे मारपीट करी है? सास नंद।
और एक देवर है शहजाद। क्यों करी है मारपीट, क्यों कर रहे हैं? मांग मांगे मारपीट इसलिए कर रहे हैं क्यों, इसके पैसे थे, मैंने 10,000 रुपये इसके दे दिए थे, मगर जब लाड़ो के पास जो पैसे थे उसके दूल्हे ने 2500 दे दिए थे कि मैं और थोड़े दिन में मेरे पैसे मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। राजू शर्मा हमारे साथ में मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, एक गर्भवती महिला की बताया जा रहा है मारपीट की गई उसके साथ में, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में परिजनों ने तहरीर दी है, क्या कुछ कहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक गर्भवती महिला अपने ससुराल में पति के साथ रहती थी। बताया गया है कि ससुराल वालों ने पैसों को लेकर उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। बताया गया है कि ससुराल वाले जो है पूरी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबसे बड़ी बात यह है गरिमा की, बताया गया है कि जो मृतका है वो 2.5 माह की गर्भवती थी और पैसों के लेन देन को लेकर कल देर शाम उसकी जो है पीट कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल मृतका के परिजनों ने तहरीर दी है थाने में। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजू हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं रामपुर से, जहां एक बार फिर से भीषण गर्मी से राहत मिली है। मानसून की दस्तक से तेज बरसात का आगमन हुआ है। भीषण गर्मी उमस बरपा रही थी कहर और सुबह से ही शुरू हुई तेज बरसात। सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। पिछले दिनों बरसात के बाद से जारी था गर्मी का कहर। आज अचानक बरसात से किसानों को बड़ी राहत मिली है। रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार का देखा कहर। कंटेनर ट्रक ने अनियंत्रित होकर कई दुकानों को तोड़ा है। कंटेनर ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार में बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बशरावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज के पास की ये पूरी घटना बताई गई है। तो कुंदनगंज के पास की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको बरेली से बताते हैं। इस बीच बरेली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दबंगों ने भोलेनाथ मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की है। बरेली से खबर आपको हम बता दें, जहां पर मंदिर की मूर्तियों को भी खंडित किया है। तो बरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मंदिर की मूर्तियों को भी खंडित कर दिया। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया।
इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मंडी समिति मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और बरेली से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को भी खंडित किया गया है। कौन थे ये लोग? शानू, आवाज मिल रही है आपको? हाँ देखिए गरिमा, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो नगर थाना क्षेत्र का है, यहाँ पर जो मंडी समिति का भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर कुछ दबंग घुसते हैं और मंदिर का जो शिव परिवार होता है उस पर उसको जो है तोड़ देते हैं और बुरी तरीके से खंडित कर दिया जाता है और पूरे मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की जाती है। वहीं मामले की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को मिलती है तो उसमें से एक युवक को, यानी कि जो एक बदमाश था, उसको दबोच लिया जाता है। फिर उससे जानकारी लेने पर 2 दबंगों को और पकड़ा जाता है। फिलहाल जिस तरीके से श्रावण महीने की शुरुआत के एक दिन पहले ही माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश के तहत किया गया है। लेकिन अभी इज्जतनगर पुलिस का कहना है कि तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गरिमा, बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से जो विशेष समुदाय के लोग जो है माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर गलती पाई जाती है और भी जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूत्रों की माने तो इन तीनों को जेल भी भेजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शानू आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां भोलेनाथ मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ किए जाने की बात सामने आई है। और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मंदिर की मूर्तियों को क्या खंडित। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माहौल बिगाड़ने का किया गया प्रयास। बरेली से खबर, दबंगों ने भोलेनाथ मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों